आज की बात में आपका स्वागत है। आज की अच्छी खबर तो यह है कि अपने देश में कोरोना की वैक्सीन अगले 8 दिन में मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम 13 जनवरी से शुरू हो सकता है। लोहड़ी के शुभ दिन से हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। इसकी पूरी प्लानिंग हो गई है। लेकिन मुश्किल यह है कि अभी भी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वैक्सीन को लेकर लोगों को डरा रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपको असली डर की असली तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको बता देंगी, समझा देंगी कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और जो लोग कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं उन्हें जवाब देना कितना ज़रूरी है। कोरोना कितना खतरनाक है, कोरोना कैसे वापस लौट कर आ सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका में आजकल लोग रात रात भर लाइन में खड़े होकर कोरोना टेस्ट करवाने का इंतजार करते हैं। पूरी पूरी रात सड़क पर गुजारते हैं, सिर्फ इसलिए कि पता चल जाए उन्हें इन्फेक्शन तो नहीं है। इस इन्फेक्शन का, इस कोरोना का इतना ज्यादा खौफ है, और खौफ इसलिए कि कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालत पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका में शुरुआती दौर में लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, फिर लॉकडाउन को मानने से इनकार किया। कुछ महीने पहले तक कोरोना के खतरे को हल्के में लिया, और आज हालत यह है कि अमेरिका में हर रोज कोरोना के लाखों नए केसेस मिल रहे हैं। आज की फिगर्स आपको बताता हूं। आज अमेरिका में कोरोना के 1,96,000 नए केसेस सामने आए, करीब 2 लाख केसेस एक दिन में। इसीलिए अमेरिका में जो लोग पहले कोरोना को मजाक में टाल रहे थे, अब उनकी रातें सड़कों पर कट रही हैं। अमेरिका में अब कोरोना का कितना खौफ है, कितना डर है, इसका अंदाजा आपको लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखकर होगा। लॉस एंजलिस के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और नीचे सड़क पर हजारों गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। एलए के डॉजर स्टेडियम के बाहर और अंदर हजारों की संख्या में लोग कोरोना का टेस्ट कराने पहुंचे हुए हैं। डॉजर स्टेडियम के बाहर ऐसा नजारा सिर्फ बेसबॉल के टूर्नामेंट के वक्त दिखाई देता है, लेकिन आजकल उसी तरह की भीड़ कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पहुंच रही है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, रात रात भर अपनी गाड़ियों में बैठकर टेस्ट के लिए अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों में सड़क पर जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, ये उन लोगों की गाड़ियों की तस्वीर है जो कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे हैं। हालत कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 9 महीनों में एलए में कोरोना के 4 लाख केसेस सामने आए, लेकिन 1 दिसंबर से अब तक यानी कुल 35 दिनों में यहां 8 लाख नए केसेस सामने आ चुके हैं। एलए में हर 5 में से 1 इंसान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिविटी रेट 20% तक पहुंच गया है। यह अलार्मिंग है। सोमवार को एलए में कोरोना से 77 लोगों की मौत हुई, इसलिए लोग और डरे हुए हैं। टेस्ट सेंटर पर जगह जगह सुविधाएं कम पड़ रही हैं, और यह हालत तब है जब अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 50 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। The Dodger Stadium COVID testing site tripling in size, filling up the entire western side of the parking lot here at Dodger Stadium. Still though, traffic spilling onto Stadium Way. लॉस एंजलिस की तस्वीरें, एलए की तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सिर्फ वैक्सीन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक सारे लोगों को वैक्सीन लग नहीं जाती, तब तक हर लेवल पर सावधानी की जरूरत है। छोटी सी लापरवाही भी कोरोना को वापस ला सकती है, हालात को खराब कर सकती है, सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको अमेरिका में मिला, वो दिखाता हूं। नॉर्थ कैलिफोर्निया के एक मेडिकल सेंटर के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई, और दर्जनों कर्मचारी कोरोना इन्फेक्टेड हो गए। अफसरों को हैरानी इस बात की थी कि मेडिकल सेंटर में हर तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा था।
सारे प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो हो रहे थे। फिर वायरस मेडिकल सेंटर के वर्कर्स तक पहुंचा कैसे? जांच हुई तो पता चला कि मेडिकल सेंटर का एक वर्कर कोरोना वायरस को लेकर आया। इस शख्स ने क्रिसमस के वक्त छुट्टी के दौरान इन्फ्लेटेबल कॉस्ट्यूम पहन लिया और अपने साथ कोरोना वायरस को मेडिकल सेंटर तक ले आया। सेंट जोस मेडिकल सेंटर की तरफ से बताया गया कि इस एक व्यक्ति की गलती से अब तक 44 लोग कोरोना इन्फेक्ट हो चुके हैं। एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। मेडिकल सेंटर की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस कर्मचारी की वजह से कोरोना वायरस मेडिकल सेंटर तक पहुंचा, वो 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन अपने साथियों को मुबारकबाद देने के लिए कुछ देर के लिए मेडिकल सेंटर आया था और उसी दौरान उसने वायरस को ट्रांसफर कर दिया। मेडिकल रिसर्च में, इलाज में, दवाओं में अमेरिका को दुनिया का सबसे एडवांस्ड मुल्क माना जाता है। वहां की मेडिकल फैसिलिटी सबसे बेहतर है, इसीलिए वहां की हालत से सबक लेने की जरूरत है। मेडिकल मामलों में ब्रिटेन भी बहुत एडवांस्ड है। वहां का पब्लिक हेल्थ सिस्टम बेहतरीन माना जाता है, लेकिन किसी हॉस्पिटल के पास, किसी डॉक्टर के पास लापरवाही का कोई इलाज नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना को लेकर जबरदस्त चिंता है। ब्रिटेन में इस वक्त 2 वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चल रहा है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना फैलने की रफ्तार पर रोक नहीं लग पाई। ब्रिटेन में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज की फिगर आपको बताता हूं। कोरोना के नए मामले 60,000 के करीब पहुंच गए। आज ब्रिटेन में 58,784 नए केसेस सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले ब्रिटेन में कोरोना के 54,990 यानी करीब 55,000 नए मामले सामने आए थे। ब्रिटेन में कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ने का कारण है वायरस का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन का शायद ही कोई हिस्सा है जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज नहीं मिल रहे। यही वजह है कि ब्रिटेन में फिर से नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। कल रात से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्ट्रेन की रफ्तार को देखते हुए ब्रिटेन में फरवरी के मिडिल तक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना के केस पहले के मुकाबले 30% ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को लोगों से कहना पड़ा, अब उनके पास सख्त लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा और अगर हालात को काबू में करना है तो लोगों को लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। It's clear that we need to do more together to bring this new variant under control. ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि नए स्ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें मिलकर और भी कदम उठाने होंगे। इंग्लैंड में हम कोरोना के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार आपसे एक बार फिर कह रही है कि आप अपने घर में ही रहें। आप सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल सकते हैं, जिसकी कानून इजाजत देता है, जैसे जरूरी सामान खरीदने के लिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज, मेडिकल सहायता और घरेलू हिंसा से बचने के लिए भी आप बाहर निकल सकते हैं। Medical assistance, such as getting a COVID test or to escape. ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का काम सबसे पहले शुरू हुआ। पहले फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही थी और कल ही ब्रिटेन में कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली है और आज से कोविशील्ड भी लोगों को दी जा रही है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन की हालत लगातार खराब हो रहे हैं। इसीलिए सरकार के सामने वहां लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले 1.5 महीने तक ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है और यही कारण है कि इन मुल्कों में जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, उनका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन लोगों को कोरोना से बचाने में लगी है। इन देशों से बाहर जाने और वहां से फ्लाइट्स उड़ने पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस बार 26 जनवरी की परेड में भारत में चीफ गेस्ट होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के हालात को देखते हुए बोरिस जॉनसन को अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा है। बोरिस जॉनसन ने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की
और रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में शामिल न हो पाने के लिए खेद जताया। अब चीन का हाल आपको बताता हूं। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला। चीन की सरकार ने दावा किया कि उसने तो कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन आज चीन से जो तस्वीरें आई उनसे साफ है कि चीन में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। अब चीन में भी कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के शेनयांग शहर में कोरोना के नए केस आने के बाद टेस्टिंग को तेज कर दिया गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने आइसोलेशन के प्रोसेस को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को बीजिंग न जाने की हिदायत दी जा रही है। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा कि वो घर पर ही रहें। जिन लोगों को जरूरी काम से शहर से बाहर जाना हो वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखें। शेनयांग शहर ही नहीं, चीन के एक और शहर से भी चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें चीन के दलियान शहर की हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के नए केसेस मिलने के बाद से दलियान शहर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। उन बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है जिनमें कोरोना के केसेस मिले हैं। लोगों को घरों पर रहने की हिदायत दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों ने रातों रात शहर की कई इमारतों को सील कर दिया है। दलियान से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक टेस्टिंग के बावजूद कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पकड़ में नहीं आ रहा। नए स्ट्रेन की वजह से जो लोग विक्टिम्स हैं उनको हार्ट अटैक के केसेस हुए हैं। दलियान शहर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। कोरोना के बढ़ते केसेस से प्रशासन इतना ज्यादा डर गया है कि जिन बिल्डिंग को सील किया गया था उनके चारों तरफ कांटे वाली तारों से बैरिकेडिंग की गई है। और यह सब इसलिए हो रहा है ताकि कोई भी बिल्डिंग से चोरी छुपे बाहर ना निकल पाए। अमेरिका की, ब्रिटेन की, चाइना की तस्वीरें मैंने आपको डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए दिखाई हैं। आज ये अच्छी बात है कि हमारे देश में हालात इन सब देशों से बहुत बेहतर हैं। कोरोना काबू में है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 16,375 है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 मौतें हुई हैं। अप्रैल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। कोरोना की कैजुअल्टी की संख्या इतनी कम है। ये फिगर्स संतोषजनक हैं। सरकार की कोशिशों से, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के डेडिकेशन से, आम लोगों के सहयोग से हमारे देश में कोरोना को काबू में किया गया है। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। चिंता की बात यह है कि अब धीरे धीरे ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के केसेस देश में लगातार सामने आ रहे हैं और तेजी से सामने आ रहे हैं। हमारे देश में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 58 केसेस मिल चुके हैं। आज ही मेरठ में नए कोरोना स्ट्रेन के 4 और मामले सामने आए। मेरठ में अब नए स्ट्रेन के कुल 5 मरीज हो गए हैं। सरकार का दावा है कि जो लोग पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से आए हैं उनमें से 90% लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो चुकी है। जहां आइसोलेशन की जरूरत थी वहां किया गया। ज्यादातर लोगों के टेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन मुश्किल उन लोगों की वजह से है जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि जो लोग ब्रिटेन से लौटे हैं और अगर अब तक उनका टेस्ट नहीं हुआ है तो उन्हें खुद सामने आकर टेस्ट कराना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। ये उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके परिवार के लिए ज़रूरी है और पूरे समाज के लिए भी ज़रूरी है। मैंने आपको अमेरिका, लंदन और चाइना की कोरोना से जुड़ी खबरें दिखाई। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 8 दिन में हो सकती है। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी फाइनल राउंड में है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर इसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, पूरा इंतजाम हो चुका है। सरकार को बस वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान करना है और उसके तुरंत बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस स्थिति में है कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर
हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। 8 दिन के बाद देश में कोरोना वैक्सीन लगने लगेगी। इसे लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। अब तक वैक्सीनेशन को लेकर कई बार ड्राई रन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आज उत्तर प्रदेश में हुए ड्राई रन की तस्वीरें देखकर लगा। योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर हुआ। यूपी के 75 जिलों में ड्राई रन के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर शहरी इलाकों में और 3 सेंटर देहाती इलाकों में हैं। इन सभी सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद वैक्सीनेशन के ड्राई रन को देखने के लिए लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचे। इस इंस्टीट्यूट के बाद योगी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और लखनऊ और नोएडा के पुलिस कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कहा कि सरकार ये सारा प्रोसेस इसलिए कर रही है, अगर कोई गलती की गुंजाइश है तो अभी दुरुस्त कर लिया जाए। 7 दिन का वक्त है, उसके बाद गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपके पास कुल 5-7 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए जो भी होमवर्क करना है या पहले कर लें। देखिए, क्रम जो भारत सरकार ने तय किया है, इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र, ये सम्मिलित हैं। आपके सामने पहले से स्पष्ट है, इसको आप नोट कर लें और इसको पूरी उसके साथ इसको वहाँ पे अपने ज़िले के अंदर पहले से इसको तैयारी कर लें। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन पर इन्हें वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य और केंद्र, जो केंद्रीय हमारे पुलिस बल हैं, उनसे जुड़े हुए सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मी, इसके साथ ही राजस्व विभाग के वे कार्यकर्ता जिन्होंने सर्विलांस में और कंटेनमेंट जोन के समय सक्रिय योगदान किया है और जिनकी भूमिका भी रहेगी पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में, क्योंकि ये कई दिनों तक आगे चलेगा ये भी, इसलिए उनमें। और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम में वे लोग आएंगे जो डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों पर टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्राई रन के प्रोसेस में बड़े से लेकर छोटे लेवल तक के सभी सरकारी अफसर शामिल हैं। अगर वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही हुई तो बड़े अफसर भी बचेंगे नहीं। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। इस पूरे अभियान में हमें देखना होगा जहाँ पे वैक्सीन रखे जाएंगे वहाँ की सुरक्षा, यानी वहाँ की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा वैक्सीन ले जाने वाला कैरियर होगा, जो वाहन होगा, उसकी सुरक्षा और वह सुरक्षित वहाँ तक कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसको ले जा सकेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यक्रम को हम वहाँ पे तय करेंगे। 6 प्रकार के लोगों की हर एक बूथ पे तैनाती की व्यवस्था ये हम सुनिश्चित कर लेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही। योगी ने कहा जब वैक्सीनेशन शुरू होगा
जब लोगों को टीका लगना शुरू होगा तो अफवाह फैक्ट्री तेजी से काम करेगी। कुछ लोग जनता को डराएंगे, भड़काएंगे, उकसाएंगे। ऐसे लोगों से भी सख्ती से निपटना होगा। योगी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी को कोई हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है तो इसे लेकर अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। ये हेल्थ वर्कर के साथ साथ सीएमओ की जिम्मेदारी होगी कि वो तुरंत इस मामले की जानकारी सरकार को दें और मीडिया को दें, जिससे अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। ये भारत के लिए तो एक उपलब्धि है कि एक साथ अकेले देश भारत है जहां 2 वैक्सीन एक साथ आ रही हैं। तो यह हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। ये पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति तक पहुंचना भी चाहिए। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन सुरक्षित है, फिर भी अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वहां पे उपचार की व्यवस्था और वहां पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग पॉजिटिव तरीके से करने के लिए सीएमओ इस बात को सुनिश्चित करेंगे। कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेना, विशेषज्ञों से इसकी जानकारी लेना, शासन को अवगत करा करके और फिर तुरंत मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिया में नेगेटिविटी चल रही है, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, लोगों में भगदड़ और भय की स्थिति पैदा हो रही है और जिले के अंदर सीएमओ या जिलाधिकारी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ बने हुए। जगह जगह सीनियर अधिकारी विजिट भी करें, पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की आड़ में कुछ लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ लोग वैक्सीन छीनने का कुत्सित प्रयास करें या कोई अन्य अलग प्रकार से इसमें व्यवधान पैदा करने का प्रयास करें। इस प्रकार की किसी भी हरकत को कतई स्वीकार मत करना। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा कि वो बड़ी बेबाकी से बेखौफ होकर अपनी बात साफ साफ लफ्जों में कहते हैं। वो खुद फ्रंट से लीड करते हैं और अफसरों से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी जनता के बीच जाकर काम करें। कोरोना के वैक्सीनेशन के अभियान में ये बहुत ज़रूरी है। अगर अफसर फील्ड में रहेंगे तो गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अफसर मैदान में रहें और अफवाह फैलाने वाले घरों में रहें। वैसे भारत ने जिस तरह से अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। वैक्सीन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में जिस तरह से भारत ने लीड ली है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रही है, उस दौरान साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन प्रोडक्शन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। WHO ने भारत की तारीफ की, बिल गेट्स ने नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ की, हमारे वैज्ञानिकों का लोहा माना। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कोविशील्ड नहीं, सिर्फ कोवैक्सीन ही नहीं, दुनिया भर में डेवलप हुई कोरोना की कुल 9 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है। आपको सुनकर गर्व होगा कि कम से कम दुनिया के आधे लोगों को जो वैक्सीन लगेगी उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के कुछ लोग वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल पूछ रहे हैं, वैक्सीन को लेकर लोगों को डरा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये देश के साथ, देश के वैज्ञानिकों के साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों की बात ना सुनिए और ना उसको सपोर्ट करिए। एक बात और, 13 जनवरी को लोहड़ी का शुभ दिन है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शुभ दिन है।
यानी 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और माना जाता है कि उस दिन से साल के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो 14 जनवरी के बाद कोरोना के ख़त्म होने का प्रोसेस भी शुरू होगा, बुरा वक्त जाने का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, ख़तरा तब तक बना रहेगा जब तक ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती और जब तक देश में बड़ी संख्या में नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के दो डोज नहीं मिल जाती, तब तक हम सबको, हर नागरिक को सावधानी बरतना ज़रूरी है। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी कम से कम 50% आबादी का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। यानी कम से कम 60 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना ज़रूरी होगा और इसके लिए कम से कम 120 करोड़ डोजेस की ज़रूरत होगी। बड़ा देश है, ज़रूरत बड़ी है। आज की स्थिति यह है कि देश में कोविशील्ड की 5 करोड़ डोजेस बन चुकी हैं और कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोजेस का प्रोडक्शन हो चुका है। यही 60 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही कोरोना से बचा सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन आज एक और बुरी खबर आई। एक नया वायरस, एक नया खतरा सामने आया। इस खतरे के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊं, इससे पहले 15 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज है। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। अब ये चिंता वाली खबर भी आपको बता देता हूं। कोरोना का खतरा बना हुआ है और अब एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 का खतरा सामने आ गया है। इसके कारण कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत पैदा हो गई है। केरल में स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल और गुजरात जैसे कई बड़े राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। H5N1 और H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के 10 जिलों में ये जो बर्ड फ्लू है ये पहुंच चुका है। हालत ये हो गई है कि झालावाड़ में प्रशासन को कुछ इलाकों में दफा 144 लगानी पड़ी। हिमाचल के कुछ इलाकों में चिकन और अंडे बेचने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में पिछले 3 दिन से पोल्ट्री फार्म्स में 2 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, शाजापुर, भोपाल ये ऐसे शहर हैं जहां बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चिकन और अंडे के शॉप्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। गुजरात की जूनागढ़ में भी कौवे और दूसरे पक्षियों की मौत से प्रशासन चौकन्ना है। मैं सबसे पहले आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे पहले बर्ड फ्लू के केसेस की पुष्टि हुई। राजस्थान में एक बार फिर पीपीई किट पहने हुए लोग दिखाई दिए। फर्क इतना है कि पिछले साल पीपीई किट पहनकर हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट का इलाज करते दिखाई देते थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते दिखाई देते थे। लेकिन इस बार एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को एक बार फिर से पीपीई किट पहनने को मजबूर कर दिया। ये लोग उन बर्ड्स के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी अचानक मौत हो गई। अब यह बात कंफर्म हो गई है कि राजस्थान के कम से कम 10 जिलों में बर्ड फ्लू वाला वायरस पहुंच चुका है। जयपुर के अलावा झालावाड़, नागौर, बारां, पाली, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर वो इलाके हैं जहां पर कौवों समेत दूसरे पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौत हुई। पिछले कुछ दिनों में इन इलाकों में 600 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हुई है। 522 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, लेकिन सिर्फ 7 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है और सभी में बर्ड फ्लू का वायरस कंफर्म हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से बर्ड्स की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब अचानक
एक ही इलाके में एक साथ कई पंछियों की मौत होने से प्रशासन सतर्क हुआ और सबसे ज़्यादा मौत कौवों की हुई। बारां और दौसा जैसे जिलों में बगुलों के सैंपल भी लिए गए हैं। शक है कि कोयल और कबूतर जैसे पक्षियों में भी ये वायरस पहुंच चुका है। हालांकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। अब जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं जो लगातार सर्विलेंस कर रही हैं। कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सांभर और केवलादेव नेशनल पार्क में टीमों को भेज दिया गया है। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों के सैंपल लिए गए हैं और इन्हें भी जांच के लिए भेजा गया है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना काल पहले ही चल रहा है। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद में जिस तरह का ये बर्ड फ्लू आया है, ये पक्षियों के लिए और ख़ास तौर से हमारा जो पोल्ट्री है, एक तरह से लोगों के जीवन यापन का साधन है। रोज़मर्रा का उपयोग में आने वाली चिकन वगैरह, अंडे वगैरह हैं। अभी तक उनमें इस प्रकार का पाया नहीं गया है, पर क्योंकि पहले से हमारे को इसकी चिंता करनी होगी कि जिस प्रकार से फैला है, और कौवों में अभी तक करीबन 600 के आसपास ऐसी सूचनाएं मिली है कि जगह जगह ये मृत पाए गए हैं। जोधपुर की एक रिपोर्ट हमारे पास नेगेटिव आई है, वो भी एक हमारे लिए खुशी की बात है। पर झालावाड़, बारां, कोटा में जो पॉजिटिव आई है, तो हमने हमारे विभाग और वन विभाग को एक संयुक्त टीम बना के और पूरे प्रदेश को अलर्ट किया है। वैसे तो बर्ड फ्लू सर्दी के मौसम में हर साल आता है, लेकिन ये कंट्रोल हो जाता है। इस बार ये आउटब्रेक हुआ, इसलिए चिंता की बात है। ये कंट्रोल से बाहर है। चूंकि बर्ड फ्लू का वायरस पक्षियों के जरिए इंसानों में भी फैल सकता है, इसलिए एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर ये वायरस एक बार इंसानों तक पहुंचा तो बहुत खतरनाक साबित होगा। सरफेस में आते हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत रेयरली ह्यूमन या मनुष्यों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके आसपास यदि बर्ड फ्लू हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि मृत पक्षी आपके आसपास है तो उसे कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएं और उसे ग्लव्स पहन के ही उसको एक गार्बेज बैग में रख के उसको ट्रैश कर दीजिए, ताकि ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने से यदि आपका हाथ मुंह में, नाक में या किसी तरह से सांस के अंदर चला गया तो ये वायरस मनुष्यों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लग रहा है तो इसका वायरल लोड शरीर पर कम आता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कई स्ट्रेन हैं, H5N1 से लेकर H5N8 तक। इनमें H5N1 बहुत खतरनाक है, ये इंसानों की जान ले सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत तो है। और मुश्किल ये है कि ये वायरस राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के कम से कम 8 जिलों में अचानक पक्षियों की मौत की खबरें आई। इनमें ज़्यादातर कौवे थे, लेकिन परेशानी की इस बात की है कि जिन पक्षियों की मौत हुई है उन्हें डिस्पोज करने के लिए सही तरीके नहीं अपनाए गए। शाहजहांपुर में तो सरकारी कर्मचारियों ने मरे हुए कौवों को सड़क के किनारे फेंक दिया। इससे इस इलाके में बर्ड फ्लू का खौफ फैल गया। जब तस्वीरें सामने आई तो प्रशासन के लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में बर्ड फ्लू का डर तो है। हमारे शाहजहांपुर शहर में भी जो कचरा के स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर अवैध जो मांस मटन की दुकानें हैं, वहाँ से मुर्गे के पंख और मुर्गे के मटन वगैरह के टुकड़े इन स्थानों पर फेंके जा रहे हैं और उसके कारण से ये कौवे वगैरह उन चीज़ों को खाते हैं और उसके कारण उनकी मौत हो रही है। अगर इस तरह की कोई मौत होती है तो उसमें जो वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर उनके संज्ञान में लाके उनका जांच करवाएंगे हम, ताकि पता पड़े कि बर्ड फ्लू का कोई वो तो नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं। जो भी मतलब मुर्गी वगैरह पालते हैं, कुछ भी बर्ड्स पालते हैं,
उन लोगों को आइसोलेशन में रखना चाहिए। और जो है अगर बर्ड फ्लू होता है तो उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। हमको वेटनरी वालों को जल्दी संज्ञान में लेकर इसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू वाला वायरस शाजापुर के अलावा इंदौर, मंदसौर, सीहोर, नीमच, मालवा, खंडवा, उज्जैन जैसे जिलों में भी पहुंच गया है। प्रशासन का कहना है कि अब तक 400 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। इंदौर में 3 दिन में 142 कौवों की मौत हुई, मंदसौर में 200, आगर में 100 और उज्जैन में 15 कौवों की मौत हुई। इंदौर में तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम 3 इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कर रही है। जिन इलाकों में बर्ड्स की मौत हुई है उन्हें 1 किलोमीटर दायरे में रहने वाले 6,457 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से सिर्फ 11 लोगों में फ्लू के लक्षण मिले। पक्षियों की मौत के बाद भोपाल में जू एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की टीमें अलर्ट पर हैं। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के एनक्लोजर में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स कई इलाकों में बर्ड फ्लू को लेकर अनाउंसमेंट कर रही हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो, उल्टी जैसे कोई सिम्टम दिखें तो तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क करें। 29 तारीख को बहुत सारे कौवे, कबूतर, पक्षी मर गए हैं अचानक से। 29 तारीख को उनकी जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था सैंपल और पता चला है कि उसमें बर्ड फ्लू हुआ है। तो कृपया लोग सभी ध्यान दें, अपने आसपास के लोगों को, अपने घर में अगर मुर्गी पालन कर रहे हो, अपने घर के आसपास कबूतर, कौवे अगर कर रहे हो तो ध्यान रखिए ताकि कोई कुत्ता, बिल्ली या जानवर खा के हमें इन्फेक्शन ना फैला दे। और आप लोगों में से घर में किसी को भी इसके लक्षण नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सचेत करें या फिर आशा कार्यकर्ता को बताएं इसके लक्षण हैं। हालांकि अफसरों का कहना है कि राहत की बात यह कि फिलहाल ये इन्फेक्शन सिर्फ कौवों में देखा गया है और इनमें भी H5N8 वायरस मिला है, जो H5N1 जितना खतरनाक नहीं है। जो ये प्रकरण पाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये कौवों में ही पाए जा रहे हैं, किसी अन्य पक्षियों में नहीं पाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो मुर्गियों में पाए जाने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो अलग टाइप का है, अलग स्ट्रेन का है, और कौवों में पाए जाने वाला अलग स्ट्रेन का है। इसलिए पोल्ट्री को अभी वर्तमान में कोई खतरा विशेषकर नहीं है। हिमाचल के कांगड़ा से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखाता हूँ, ये भी डराने वाली हैं। यहाँ एक झील है, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन इस वक्त वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 1 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस लेक के आसपास 2400 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की मौत हो गई। मरे हुए पक्षी अभी भी झील के आसपास पड़े हैं। प्रशासन ने जब इनके सैंपल्स को जालंधर और भोपाल की लैब में भेजा तो पता चला कि बर्ड फ्लू का जानलेवा वायरस यहाँ भी पहुँच गया। अब सरकार ने पूरे इलाके को नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ किसी भी तरह की एक्टिविटी पर बैन है। लोग पशुओं को चराने के लिए यहाँ नहीं जा सकते। अगले 9 किलोमीटर के इलाके को सर्विलांस जोन में तब्दील कर दिया गया है। पौंग डैम में सभी तरह की टूरिस्ट एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। झील के किनारे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और इसके अलावा कांगड़ा जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और इंदौरा जैसे इलाकों में चिकन, अंडा और मछली बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यह भी तय किया गया है कि इन इलाकों में नॉनवेज दूसरे इलाकों तक भी नहीं जाएगा। आज हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम रमेश ने इस पूरे मामले की डिटेल्स बताई और ये भी बताया कि यहाँ पर जो वायरस मिला है वो H5N1 हो सकता है और ये वायरस खतरनाक है। बर्ड फ्लू का खतरा दिल्ली के पास पहुंच चुका है। हरियाणा में बर्ड फ्लू के कारण बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। असल में हरियाणा में पोल्ट्री फार्मिंग बड़ा उद्योग है। यहाँ से दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी चिकन और अंडों की सप्लाई होती है। हमारे संवाददाता पुनीत परिदा ने बताया कि चंडीगढ़ के पास पंचकुला में पिछले 2 दिन के दौरान बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। अकेले बरवाला के पोल्ट्री फार्म में 70,000 से ज़्यादा मुर्गियों की मौत की खबर मिली है। इसके बाद
इस इलाके के पोल्ट्री फार्म्स के मालिक डर गए हैं। प्रशासन ने भी फिलहाल चिकन और अंडों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्म जो है बरवाला के अंदर हैं और एक पोल्ट्री फार्म के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। जिस तरह से यहाँ पर पूरी जो स्प्रे है एहतियात के तौर पर वो की जा रही है ताकि किसी तरह को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, क्योंकि जो यहाँ पर भी 72,000 के आसपास जो मुर्गे हैं वो इसका शिकार हुए हैं। हालांकि उनका क्या इन्फेक्शन है, वो बर्ड फ्लू के कारण मरे हैं या कौन सी बीमारी के मरे हैं, अभी रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद से प्रशासन जो है वो काफ़ी अलर्ट यहाँ पर हो गया है और जो मुर्गियों जो मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जो है वो जारी है। चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो भी हरकत में आया है और वो भी जो है उसने बकायदा, क्योंकि सप्लाई जो है चंडीगढ़ के अंदर अंडों की और चिकन की सप्लाई जो है वो बरवाला के इलाके से ही होती है। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो फिर अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है और हुआ भी, और इसका असर अंडे की डिमांड और कीमत पर पड़ रहा है। अंडे और चिकन की मांग कम हो गई है। इससे हरियाणा का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट परेशान है। अफसरों का कहना है कि मुर्गियों की मौत तो हुई है, ये सही है, लेकिन अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सावधान तो रहना है लेकिन डरना नहीं है। हमने एहतियात के तौर पर सभी काफ़ी सैंपल्स लेके 10-20 सैंपल्स लेके जालंधर लैब के अंदर भेजे हुए। गुजरात के जूनागढ़ में भी अचानक 50 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हुई है और इसके बाद गुजरात में डर फैल गया। केरल में 2 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस कंफर्म हुआ है। कोट्टायम जिला प्रशासन ने माना कि एक डक फार्म में बर्ड फ्लू वायरस मिला है। इसकी वजह से यहां 1700 से ज़्यादा बतखें मर चुकी हैं। इसी तरह अलप्पुला जिले के कुछ फार्म में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने 40,000 बर्ड्स को मारने का आदेश जारी कर दिया है और अलप्पुला में अंडे समेत सभी नॉनवेज प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। हमारे देश में पहले भी पक्षियों में बर्ड फ्लू की बात सामने आई थी और तब भी इसे कंट्रोल कर लिया गया था। जहां तक इस वायरस के इंसानों में ट्रांसमिशन की बात है तो अभी तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। इसलिए बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर नॉनवेज खाने की शौकीन है तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हाफ फ्राई से बचें। अंडा या चिकन खाएं तो अच्छी तरह से बॉईल करके खाएं। वैसे एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस बहुत ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसका H5N1 स्ट्रेन ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि 1997 में जब दुनिया में वायरस फैला था उस वक्त के डेटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि इस वायरस की चपेट में आने वाले 60% लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए सावधानी की ज़रूरत तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये वायरस भी सांस के जरिए आपके तक पहुंचेगा। इसलिए मास्क आपको बर्ड फ्लू के वायरस से भी बचा सकता है। तो मास्क लगाइए और मास्क को ठीक तरह से लगाइए, आप मुसीबत से बचे रहेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगाए। असल में कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में सड़क पर बने एक हनुमान मंदिर को हटा दिया गया। चांदनी चौक के ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। ये छोटा हनुमान मंदिर सड़क पर था। सड़क को क्लियर करने के लिए मंदिर को हटाना जरूरी था। मामला हाई कोर्ट तक गया और कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद मंदिर को हटा दिया गया। इसके बाद कुछ संगठनों ने इसका विरोध शुरू किया। आज सैकड़ों लोग भगवा झंडे लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। पुलिस ने रोका तो ये लोग सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मंदिर हाईकोर्ट के ऑर्डर से हटाया गया, लेकिन ये आस्था का मुद्दा है तो उस पर सियासत शुरू हो गई।
बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा और कहा कि केजरीवाल हनुमान भक्त होने का दिखावा करते हैं। अगर केजरीवाल की सरकार चाहती तो मंदिर टूटने से बच सकता था। जो भी लोग हैं सुन रहे हैं वो सन्नाटे में हैं और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की, इसे तोड़ दिया जाए, चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है। चुनाव में जिस आस्था को भुनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर तक चले जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी के एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जी जरा भी आवाज नहीं उठाते और उनके रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन सत्येंद्र जैन ये सारी घटनाएं करवाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी मंदिर तोड़े जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चूंकि नॉर्थ एमसीडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, इसलिए बीजेपी को नई जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए और उसके लिए जमीन देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर तोड़ दिया। उन्हीं की संस्था ने हनुमान मंदिर तोड़ दिया। आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रावण के, कंस के, अन्य राक्षसों के वंशज नज़र आते हैं। ये लोग, ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों में शायद ऋषि मुनियों की तपस्या भंग किया करते थे, आज इस काल में हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कान पकड़ के आप भगवान राम के भक्तों से, भगवान हनुमान के भक्तों से माफ़ी मांगिए मंदिर तोड़ने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली में ज़मीन मुहैया कराइए जहां पर हनुमान मंदिर बनाया जा सके। आपने मनोज तिवारी की बात सुनी, राघव चड्ढा की बात सुनी। दोनों एक दूसरे को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि दोनों के दोनों सियासत से मजबूर हैं। आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है और नॉर्थ एमसीडी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील में गई थी, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी मंदिर तोड़ने का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहती थी। यही हाल केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का था, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है और एमसीडी भी, इसलिए दोनों ने हाथ खींचे और कोर्ट से फैसला लेकर मंदिर को तोड़ा। और दोनों जानते हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए, चांदनी चौक की ब्यूटिफिकेशन के लिए ये करना ज़रूरी था। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर मस्जिदें, मंदिर, चर्च सड़कों से इसलिए हटाए गए क्योंकि सड़कों को बेहतर बनाना था। अब आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर स्वामी रामदेव के बारे में है। उनकी पतंजलि ने आज सफलता के 26 साल पूरे कर लिए। स्वामी रामदेव ने जीरो से शुरू किया और पतंजलि को देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। एक छोटे से जमींदार के बेटे रामदेव और एक चौकीदार के बेटे बालकृष्ण, इन दोनों ने मिलकर विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दी और देश के सामने वोकल फॉर लोकल की मिसाल कायम की। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वामी रामदेव जैसी संकल्प शक्ति की जरूरत है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया उससे बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि व्यापार करते करते स्वामी रामदेव ने योग के प्रचार प्रसार के काम को उतनी ही जोश के साथ कायम रखा। इंडिया टीवी पर भी हर रोज सुबह स्वामी रामदेव योग सिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठित पदों पर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो मुझे बताते हैं कि इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव का योग वो रोज देखते हैं, जरूर देखते हैं और उससे फायदा भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, कोरोना से जंग लड़ी, किसी ने वजन कम किया तो किसी की ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। 1 से 2 ग्राम रसराज। और मुझे विश्वास है कि और भी लोग स्वामी रामदेव की इस योग विद्या का फायदा उठाएंगे। बचपन में